आपको पता है डैमेज और डैमेज कंट्रोल क्या होता है? आप चलाते रहो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत में एडवर्टाइजमेंट, अब तो मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप ने पहली बार अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज में चेंजेस किए हैं। व्हाट्सएप इससे पहले भी कई बार अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज में चेंजेस कर चुका है, पर इस बार क्या खास था? इस बार व्हाट्सएप ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि हम 8 फरवरी को अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज में चेंजेस कर रहे हैं, जिसमें आपको हमारे साथ अपना डेटा शेयर करना पड़ेगा। अगर आप अपना डेटा हमारे साथ शेयर नहीं करते हैं तो आप व्हाट्सएप डिलीट कर सकते हैं, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिस बात ने काफ़ी सारे लोगों का ईगो हर्ट किया, बट क्या फ़र्क पड़ता है आपके हमारे जैसे लोगों के ईगो हर्ट होने से। लेकिन इस बार पंगा कहाँ फंसा? इस बार पंगा फंसा जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने एक ट्वीट किया, यूज सिग्नल, और उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर 80 लाख के अराउंड डाउनलोड। इन कम्युनिकेशन कैटेगरी नंबर 1 एप्लीकेशन सिग्नल। देखो दोस्तों, मोस्ट ऑफ कंपनीज का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो एडवर्टाइजमेंट से होता है। अगर व्हाट्सएप फेसबुक हमसे हमारा डेटा ले रहे हैं ताकि वो हमको अच्छे एडवर्टाइजमेंट, हमारे इंटरेस्ट के एडवर्टाइजमेंट दिखा सकें, तो मे भी हमें इन चीज़ों के लिए एग्री होना चाहिए। आफ्टर ऑल इतने सालों से वो हमें फ्री सर्विसेज भी दे रहे हैं व्हाट्सएप यूज़ करने का, फेसबुक यूज़ करने का, क्यों? लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब इस डेटा को बीच में हैक किया जाएगा, वो डेटा जो हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हैक नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में ये क्यों डाला कि यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ के बाकी सबको हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूरोप में एक ऐसा लॉ है GDPR करके, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटरी करके, जिसके तहत लास्ट ईयर ट्विटर को लगभग 4 करोड़ का फाइन हुआ था, क्योंकि उनके वहाँ एक डेटा ब्रीच हो गया था जिसमें लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो गई थी, जो कि पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी। और उसके लिए ट्विटर को दोषी ठहराया, और इनको डर है, इसलिए उन्होंने वहाँ के लिए रूल नहीं लगाया और बाकी लोगों के लिए रूल लगा दिया। खैर, देखो दोस्तों, डेटा तो हैक हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका डेटा हैक हुआ है। अभी रिसेंटली जोमेटो का डेटा हैक हुआ था, लिंक्डइन का डेटा हैक हुआ था, ट्विटर का डेटा हैक हुआ था, जस्टपे का डेटा हैक हुआ। जस्टपे मतलब अमेजॉन और स्विगी जैसी कंपनियां उसके साथ टाई अप में हैं, और 3.5 करोड़ लोगों का डेटा जो है वो पब्लिक हो गया था डार्क वेब में। अब क्या होगा? अब उन लोगों का जो डेटा आया है उसमें अगर नज़र पड़ी होगी तो वो सारे का सारे डेटा पे कॉल आते रहेंगे, आपका ATM बंद हो रहा है, आपका ये हो रहा है। स्कैम फ्रॉड कहाँ से हो रहे हैं? यहीं से तो हो रहे हैं। आपका मोबाइल नंबर, आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है, मिल रही है लोगों को, तो वो फिर कर रहे हैं। जिनको समझ नहीं है बेचारों को, वो लपेटे जा रहे हैं। क्योंकि हमारे वहाँ तो रूल्स बनाने वाले वही लोग हैं ना, जो मिर्जापुर 2 में देखा था ना, वो नेताजी खुद ही अपना वीडियो बना रहे थे, पहले गए बाद में खुद ही। ये रियल लाइफ में भी है। वो तो मोदी जी हैं जिन्होंने काफ़ी चीज़ें अभी संभाल दी हैं, अदरवाइज अभी तक तो पता नहीं कहाँ काम खराब हो गया होता है। देखो, व्हाट्सएप क्लेम करता है कि आपके मैसेज को आपके और जिसको आपने भेजा है उसके अलावा कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि नोटिफिकेशन पैनल में जब भी कोई आपको थैंक यू लिखता है तो वो नीचे से माई प्लेजर और ऑटोमेटिक रिप्लाई बने हुए आ जाते हैं। तो ये कहाँ से बन के आवाज़ आ रही? मैंने तो पढ़ा नहीं है ना अभी। इसका मतलब वो थैंक यू को ऑलरेडी किसी ने पढ़ लिया, उसके बाद वो नीचे से ऑटो रिप्लाई बन रहा है। अब ये कैसी सिक्योरिटी हुई भाई? अब देखो दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह रहा कि व्हाट्सएप सिक्योर नहीं है, बट अब कंप्लीटली ट्रस्ट करना भी शायद ठीक नहीं होगा। व्हाट्सएप के खिलाफ हमेशा से ऐसे केसेस आते रहे हैं कि उसने नैतिक या अनैतिक तरीके से उन सारी कंपनियों का अधिग्रहण किया है या उनको दबाया है जो कंपनियां आने वाले कल में उनको कंपटीशन दे सकती थी, फिर चाहे वो व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो। देखो दोस्तों, व्हाट्सएप जब 2009 में लॉन्च हुआ था तो एक बहुत सिंपल सा इनोवेटिव आइडिया था। क्या? कि एक मल्टीमीडिया मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसमें लॉगिन आईडी का कोई झाड़ नहीं है। सिंपल, आप अपने मोबाइल नंबर से ही अपनी आईडी बना सकते हैं और उस आईडी के थ्रू फिर आप अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है जिससे डेटा ट्रैवल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उन्होंने आपके मोबाइल फ़ोन को ही एज ए डेटाबेस, एज ए सर्वर यूज़ किया। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके व्हाट्सएप पर कोई इमेजेस भेजता है, वीडियोज़ भेजता है, तो वो आप उसको डाउनलोड करते हैं, तब तक आपके मोबाइल पर रहता है जब तक आप उसको डिलीट नहीं कर देते। लेकिन वहीं पर ही आप फेसबुक में देखते हैं बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन वो आपके मोबाइल पर डाउनलोड नहीं होती, वो सर्वर से लोड होते हैं, सर्वर से ही रिटर्न हो जाती है। ठीक, फेसबुक को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा। लेकिन व्हाट्सएप जो है वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर या iOS प्लेटफॉर्म पर चलता था, और उस टाइम पर एंड्रॉयड की इतनी ज़्यादा मार्केट नहीं थी जितनी बड़ी आज है। फेसबुक ने भी 2010 में एक ऐसी एप्लीकेशन पर काम किया और 2011 में उस एप्लीकेशन को लॉन्च किया, और उसको उन्होंने अपने फेसबुक के डेटाबेस से कनेक्ट किया, जिसको आज हम फेसबुक मैसेंजर के नाम से जानते हैं। लेकिन 2009-10 के बाद से एंड्रॉयड की मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ी। 2011 में फेसबुक मैसेंजर लॉन्च करने के बाद उन्होंने कितनी कोशिशें करी कि वो किसी भी तरीके से व्हाट्सएप को रिप्लेस कर दे अपने फेसबुक मैसेंजर से, बट एंड्रॉयड की मार्केट जितनी तेज़ी से बढ़ रही थी उतनी तेज़ी से व्हाट्सएप की डिमांड भी बढ़ रही थी, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा क्विक, रिलायबल और ईजी टू यूज़ था। जो लोग एंड्रॉयड यूज़ करते थे उनके लिए मैसेजिंग का पहली जो चॉइस थी वो व्हाट्सएप थी।
और फाइनली जब फेसबुक को लगा कि अब वो व्हाट्सएप को बीट नहीं कर सकते, तो उन्होंने 2014 में व्हाट्सएप को ही खरीद लिया। और यही चीज़ उन्होंने किया इंस्टाग्राम के साथ।